मेरा पति जानबूझकर अपनी बेवा बहन से लड़ाई करता था और उसे रोज़ पागल खाने छोड़ने की बातें करता था। मेरी नंद मुझे मुस्कुराकर कहती थी कि जब तक इसका राज मेरे पास है तब तक ये कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं तो हैरानी से पूछती थी कि ऐसा कैसा राज है, तो कहने लगी कि अगर जानना चाहती हो तो हफ्ते की रात में छत पर नकाब पहनकर चली जाना, सब पता चल जाएगा। मैंने ऐसा ही किया और जब मैं छत पर गई तो मैं हक्का बक्का ही रह गई थी। मेरा पति और मेरी नंद। आज फिर मेरे पति की और मेरी नंद की लड़ाई बहुत ज़ोर ज़ोर से हो रही थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनका झगड़ा किस बात पर होता है। मुझे कभी भी उनके झगड़ों की वजह समझ में नहीं आई थी। एक हफ्ते में 2 बार उनकी लड़ाई लाजमी होती थी और बार बार वे मेरा पति कमरे में आकर गुस्से से यही कहता था कि औरत तो पागल हो गई है, उसको तो मैं बहुत जल्दी पागल खाने छोड़ दूंगा। मुझे हैरानी इस बात की थी कि ये दोनों बहन भाई आखिर क्या करना चाहते हैं। वह अपनी बहन को पागल और क्यों नफरत भरी नज़रों से देखता है, जो कि वे भी उसके सिवा उसका दुनिया में कोई और नहीं है। मेरी नंद बेवा हो चुकी थी और ज़्यादातर वह हमारे साथ ही रहती थी, लेकिन शायद वे मेरे पति को पसंद ना थी कि वे यहाँ पर हमारे साथ रहती, इसलिए आए दिन उन दोनों की लड़ाई होती रहती थी। हैरत वाली बात तो ये थी कि मुझे अभी तक उनकी लड़ाइयाँ की असलियत वजह नहीं पता चली थी कि आखिर वे किस बात पर लड़ते हैं। मैंने कई बार अपने पति से पूछने की कोशिश की तो वह हमेशा यही कहता था कि छोड़ो, वे पागल हो चुकी है, बस किसी दिन मेरा दिल किया तो मैं पागल खाने छोड़ कर आ जाऊँगा। और जब कभी मैं अपनी नंद से पूछती तो कि बाजी आप मुझे बता दो कि आप बहन भाइयों में इतना ज़्यादा प्यार होता है, अब क्या बात हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते हो और वे तो आपको पागल खाने छोड़ने की बातें करते हैं। तो मेरी नंद मुस्कुरा देती थी और कहती थी कि तुम फिक्र मत करो, वे मुझे जब तक इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता जब तक उसका राज मेरे पास है और मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता। मुझे इस घर में शादी करके आए हुए 6 महीने हो चुके थे। ये शादी मुकम्मल तौर पर मेरे माँ बाप की मर्जी से हुई थी। मैं शादी से पहले अपने पति और नंद को नहीं जानती थी। मेरी शादी तक तो वे शादीशुदा थी और अपने घर में खुश होकर रह रही थी। मेरे माँ बाप ने भी यही सोचकर शादी कर दी थी कि घर पर लड़का अकेला है और हमारी बेटी खुश रहेगी। मेरी मंगनी हुई और फिर जल्दी से शादी कर दी गई थी। शादी को भी सिर्फ 2 महीने ही बीते थे कि मेरे नंद के सर पर तो क़यामत ही टूट पड़ी थी। उसके पति का इंतकाल हो गया था और वह हमेशा के लिए बेवा होकर हमारे घर पर आ गई थी। शुरू में तो ठीक रहा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने नोट करना शुरू किया कि दोनों बहन भाइयों के बीच में नफरत बढ़ती जा रही है और उनमें छोटी छोटी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई है। पहले तो मुझे क्यों लगा कि शायद मेरा पति हमारी प्राइवेसी को लेकर डिस्टर्ब है और इसी वजह से अपनी बहन का आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने उसे यकीन दिलवाया कि तुम्हें तुम्हारी बहन के आने से कोई मसला नहीं है। वैसे भी वह जवान थी, हो सकता था कि कुछ टाइम बाद हम उसकी दूसरी शादी कर देते। अगर वह हमेशा के लिए भी यहाँ पर रह लेती तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ये बात मैंने साफ तौर पर मैंने अपने पति को बता दी थी कि हालांकि मेरी माँ ने तो मुझे बहुत कुछ कहा था कि अगर तुम्हारे पति और तुम्हारी नंद के बीच में कोई झगड़ा हो रहे हो तो तुम इन झगड़े को बढ़ावा दो और इन बहन भाइयों के बीच में नफरत पैदा कर दो और उनके ताल्लुकात कभी सही नहीं होने दो, ताकि वे बहुत जल्दी तुम्हारी नंद को इस घर से रुखसत कर दे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने वे किया जो मुझे अच्छा लगा। मेरी अपनी नंद के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे जो मैं हरगिज़ भी उसे ख़राब नहीं करना चाहती थी। वे मुझे बहनों की तरह ही अजीज़ थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अपने पति का रवैया बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। उसकी बहन की फ़िक्र उसे होनी चाहिए थी, लेकिन वे तो ऐसे भूल ही गया था कि उसकी कोई बहन भी नहीं है। जानबूझकर उसे लड़ाई के बहाने तलाश करता और फिर कमरे में आकर मुझे यही कहता कि अब तो मैं उसे पागल खाने में छोड़कर आ जाऊंगा। लेकिन मेरी नंद के खाने के मुताबिक जब तक उसके पास मेरे पति का राज था तब तक वह कुछ भी नहीं कर सकता था। शायद इसी रात की खातिर ही वह अब तक चुप बैठा था। मेरी आदत ऐसी नहीं थी कि मैं छुपकर उनकी बातें सुनती, वरना तो अब तक शायद मुझे इस राज के बारे में कुछ न कुछ तो पता ही चल जाता। मैं सब कुछ सुनाने के बेहतर समझा कि अभी अपनी नंद से पूछ लूँ, तो वे कहने लगी
कहने वालों की सही है और मुनासिब मौका आने दो, मैं खुद तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। दिन यूं ही तरीके से गुजरने लगे थे। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश और ठीक थी। सिर्फ मुझे उन बहन भाइयों की परेशानी होती थी कि इनमें दोबारा से मोहब्बत कायम हो जाए, और इसके लिए मैं अपने तौर पर पूरी कोशिश करती रहती थी। लेकिन इन बहन भाइयों के दौरान पहले से ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे। तंग आकर मैंने अपनी कोशिश भी छोड़ दी थी, क्योंकि अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मेरी नंद को पता चला कि वह फूफी बनने वाली है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। क्योंकि उसकी कोई अपनी औलाद नहीं थी तो उसने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। लेकिन जब मेरे पति को पता चला कि उसने साफ मना कर दिया कि वह मुझे और मेरे होने वाले बच्चे से दूर रहे और अपने काम से ही काम रखा करे, जिसका नतीजा ये निकला कि मुझे अपना ख्याल रखना भी खुद पड़ता था और अपने पति का काम भी खुद ही करना पड़ता था। हमारा बहुत ही बड़ा घर था और उसके 2 पोर्शन थे। इस पोर्शन में हम लोग रहते थे और दूसरे पोर्शन में मेरी नंद रहती थी। मेरे पति के माँ बाप तो पहले से ही मर चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दोनों बहन भाइयों के लिए अलग अलग पोर्शन बना दिए थे ताकि किसी के साथ गलत ना हो। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अपनी माँ के घर पर थी और मैंने इरादा कर लिया था कि मैं काफ़ी दिनों तक वहीं पर रहूँगी, लेकिन मुझे वहाँ पर तन्हाई और सुकून नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। इसलिए मैं अपने पति के बगैर बताए उसे सरप्राइज़ देने की नियत से घर पर आ गई थी। शायद मेरे पोर्शन को ताला लगा हुआ था, इसलिए मुझे अपने नन के पोर्शन में आना पड़ा। मैंने जब उसे बताया कि मेरा पति उस वक्त घर पर नहीं है तो वह हंसते हुए कहने लगी कि वह घर पर ही है, तुमने ज़रा से ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, साथ चलती हूँ लेकर। मुझे साथ लेकर आई तो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को बजाने लगी। तो 2 मिनट के बाद ही दरवाज़ा खुल गया और मेरे पति का चेहरा नज़र आया। वे मुझे देखकर काफ़ी घबरा सा गया था। मेरी नंद मेरे कान में कहने लगी कि देख लो, तुम्हारा पति तो घर पर ही है। वे खुद तो चली गई, लेकिन मुझे अपने पति को देखकर कुछ शक हुआ और कि वे इतना घबरा क्यों रहा है। अगर वे घर पर था तो उसने पहले क्यों दरवाज़ा नहीं खोला था। मैंने भी तो दरवाज़ा बहुत बार बजाने की कोशिश करी थी। मैं कमरे में जाने लगी तो मेरा पति ने मुझे अंदर जाने से रोक दिया। कहने लगा कि अभी घर पर अंदर मत जाओ। मैं कुछ चौंक कर उसे देख रही थी तो वे बात को संभालते हुए कहने लगा कि अंदर अभी कॉकरोच है और तुम तो बहुत डरती हो ना, तो तुम दूसरे कमरे में जाकर रेस्ट करो, तब तक मैं कमरे से कीड़ों का सफाया कर देता हूँ। मैं दूसरे कमरे में आ गई, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में अजीब सा चैन नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई तो बात ऐसी ज़रूर है जो मेरा पति मुझसे छुपा रहा है। मैं शाम को अपने पति की चोरी से अपनी नन के पास गई और उससे पूछा कि अब तो मुझे बता दो कि वह राज क्या है। तुम्हारे पास ही तो है वह राज, मेरे पति का, क्योंकि अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ज़रूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और वह मुझे कुछ छुपा रहा है। मेरी नन कहने लगी कि अगर तुम इस राज को जानना चाहती हो तो हफ्ते की रात में नकाब पहनकर रात को छत पर चली जाना, तुम्हें सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। मैं बेचैनी से हफ्ते की रात का इंतज़ार करने लगी। 2 दिन के बाद हफ्ते की रात आ गई थी। उस रात मैंने रोज़ के मुताबिक दूध नहीं पिया था, क्योंकि मेरी नन ने मुझे पहले से ही मना कर दिया था। आधी रात के वक्त मुझे मेरी नन का पैगाम आया और उसने मुझसे कहा था कि तुम अपने पति का राज जानना चाहती हो तो छत पर चली जाओ। मैं जल्दी से अपना चेहरा छुपाया और भागते हुए छत की तरफ बढ़ी। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल और वहम आ रहे थे कि न जाने ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से मुझे छत पर इस तरीके से जाना पड़ रहा है। ऊपर वाला खैर करे। मैं छत पर गई तो सामने का मंजर देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। मैंने कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं था कि मुझे कभी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। छत पर तो मेरा पति मौजूद था, लेकिन वहाँ पर एक और लड़की मौजूद थी। उससे पहले कि मैं उससे बेकाबू होकर आगे बढ़ती और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ती, किसी ने मुझे पीछे से खींच लिया। देखा तो मेरी नन पीछे खड़ी थी। मुझसे कहने लगी कि अभी ये वक्त सही नहीं है, अभी तुम सिर्फ इन पर नज़र रखो। मुझे किसी सूरत भी चैन नहीं मिल रहा था। अपने पति को अपनी आंखों से किसी दूसरी लड़की के साथ देखना मेरे लिए बहुत ही बड़ा था और मैं चाहती थी कि मैं इन दोनों को इसी वक्त रंगे हाथ पकड़कर खूब ज्यादा बेइज्जती करूं, इससे पहले कि वे अपने इरादे को अंजाम देते। मेरी नन मुझे बाजू से पकड़कर वापस लेकर आ गई थी और कहने लगी कि ये रास्ता वे उसके बारे में बात कर रही थी। तुम्हारा पति का दूसरी लड़की के साथ चक्कर चलता रहता है और वह अभी तक मेरे सामने इसलिए दबकर रहता है क्योंकि वह जानता है कि मैं उसके बारे
में सब कुछ मालूम कर चुकी हूँ। अगर उसे पता चल गया कि तुम भी उसके बारे में जान चुकी हो तो इसे कोई डर खौफ नहीं रहेगा। जब तुम्हारी औलाद पैदा हो जाएगी तो तुम्हारे पति का रवैया तुमसे बदल जाएगा। मैंने उस लड़की का चेहरा देख लिया था और सोच लिया था कि मैं इसके बारे में मालूम करके उसे उसका सबक सिखा कर रहूँगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरी शादीशुदा पति पर डोरे डाले। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। आधे घंटे के बाद मेरा पति भी आ गया और मैंने जब उससे पूछा कि तुम कहाँ पर थे तो वह घबरा गया और डरते हुए कहने लगा कि मेरा दिल घबरा रहा था तो मैं ताज़ी हवा खाने के लिए छत पर चला गया था। उसने मुझे नहीं बताया था कि उसका मतलब ये था कि वाकई वे उसकी लड़कियों के साथ चक्कर था। बहरहाल मैंने अपने पति को बातों ही बातों में जता दिया था कि अगर उसका किसी लड़की के साथ चक्कर हुआ तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। उसका ये फ़ायदा निकला था कि अगले हफ्ते के लास्ट में वह छत पर नहीं था और कमरे में ही रुका हुआ था। अब तो उसकी अपनी बहन के साथ लड़ाइयाँ भी बहुत कम हो चुकी थी, बल्कि ना होने के बराबर हो चुकी थी। उन दोनों ने काफ़ी टाइम से एक दूसरे से बोलना ही छोड़ रखा था। फिर एक दिन एक हैरत वाला मंजर मुझे देखने को मिला। उन दोनों बहन भाइयों के बीच में जाने कब और कैसे सुलह हो गई थी। ये बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी। पहले तो एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहते थे और मुझे कुछ पता ही नहीं था कि उनकी लड़ाई क्यों हुई है और किस वजह से होती है और सुलह की शर्त पे हुई। ये इन दोनों बहन भाइयों की आपस की बात थी। और जब मैं कॉल करके अपनी माँ को इस बारे में बताया तो माँ मुझसे कहने लगी कि तुम्हें उन पर नज़र रखनी चाहिए और तुम्हें पता करना चाहिए कि पहले इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा है। ये ना हो कि तुम्हारी बेवकूफ़ी में तुम्हारा ही नुकसान हो जाए। माँ की बात में दम था, इसलिए मैंने उन दोनों पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। कभी कभी मुझे लगता था कि ये दोनों सच में ही सुलह कर एक दूसरे को पिछली बातों के माफ़ कर चुके हैं और लेकिन फिर दूसरी ही तरफ मुझे लगता था कि ये दोनों सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वरना अंदर से ये अभी भी एक दूसरे के खिलाफ और बुग़्ज़ रखते हैं। उसे रोज़ मुझे बाज़ार से अपने बच्चों के लिए कुछ ज़रूरी शॉपिंग करनी थी और मेरी नंद घर पर नहीं थी तो मैं मजबूर होकर अकेली बाज़ार चली गई। मैंने अपनी नंद को फ़ोन कर कर पूछा कि वह कहाँ पर है तो उसने यही कहा था कि वह किसी ज़रूरी काम से बाहर निकली हुई है, लेकिन उसका ज़रूरी काम मुझे बाज़ार जाकर अच्छी जगह से पता चल गया था। जब मैं उसके और उसके भाई को अपने पति को उस लड़की के साथ देखा जो मुझे अपने पति के साथ छत पर नज़र आई थी। वे तीनों एक मॉल में इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे। मैं भी अपना चेहरा ढककर पीछे वाले टेबल पर जाकर बैठ गई थी ताकि उनकी बातें सुन सकूं। मेरे जाने के 2 मिनट बाद ही वे लड़की उठकर वहाँ से चली गई थी, लेकिन मैं इन दोनों की काफ़ी बातें सुन ली थी। मेरी नंद मेरे पति से कह रही थी कि मैं तुम्हारी बीवी को अब तक तुम्हारे किसी राज के बारे में नहीं बताया है और अब मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम जितना मेरा हिस्सा बनता है उतना मुझे दे दो। एक भी ज़्यादा मत देना और ना ही कम देना। तुम सारा हिस्सा अकेला नहीं ले सकते हो। मेरा पति कहने लगा कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ, मैं तुम्हारे हिस्से की पूरी रकम ही तुम्हें दे दूँगा। तो मैं शुक्र करता हूँ कि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, वरना तुम जैसी लालची लड़की तो किसी की बहन ना हो। उन दोनों की बातों से पहले तो मुझे समझ में नहीं आई थी कि वे एक दूसरे से किस हिस्से के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये सुनकर कि वे एक दूसरे के सगे बहन भाई नहीं हैं, मेरे तो कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। वे ये कह रहा था और क्या इन लोगों ने मिलकर मुझे इन धोखे में रखा हुआ था, लेकिन मुझे इन धोखे में लेने का क्या मकसद हो सकता था। ये मुझे ऐसा क्या हासिल करना चाहते थे कि मेरे पास तो कोई बैंक बैलेंस भी या प्रॉपर्टी ही नहीं थी जिसको बेचकर ये आपस में आधी आधी कर लेते हैं। मैं तो एक गरीब घर से आई थी और ना ही मैं अपने साथ लाखों करोड़ों का जहाज लेकर आई थी, तो फिर ये किस लड़की को बेहद बेवकूफ़ बनाने की बातें कर रहे थे। कहीं उस लड़की को तो नहीं जो अभी यहाँ से उठकर गई थी। आखिर वे भी तो थोड़ी देर पहले उनके पास बैठी इस गेम प्लान का डिस्कस कर रही थी। और ये कैसी लड़की थी, कौन और इन लोगों के साथ क्या कर रही थी और इनका इसके साथ क्या रिश्ता था, ये सवाल मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। और जब तक मुझे पता नहीं चल जाता तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं उनके उठने से पहले ही चुपचाप वहाँ से और अपने घर पर आ गई थी। थोड़ी देर के बाद वे दोनों भी घर पर वापस आ गए थे। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं उन दोनों से साफ साफ पूछ लूँ, लेकिन फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मैं चुप रही। मेरी नंद क्योंकि एक होशियार औरत थी, इसलिए उसने मेरे चेहरे के
बिगड़ते असर नोट कर लिया तो और मुझे पूछने लगी थी कि सब कुछ खैरियत तो है ना। मैंने बहाना बनाते हुए कह दिया कि मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब है और तुम ठीक तो हो। तो इसलिए मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी नन भी यही चाहती है कि मैं घर से निकल जाऊं और अपने भाई की शादी वे उस दूसरी लड़की से करवा देगी। अगर ऐसा ना होता तो वे उसे हंसकर बातें क्यों कर रही थी। पहले तो उसने अपने भाई से ताल्लुकात ख़राब कर रखे थे और इसलिए मुझे उसके चक्कर के बारे में भी बता दिया था। और जब इन दोनों की सलाह हो गई तो वह अपने ही भाई का साथ देने लगी थी। मुझे कुछ भी कर कर अपना घर बचाना था, इसलिए मैंने सबसे पहले तो मुझे उस लड़की को तलाश करना था ताकि मैं उसको अपने पति से दूर रख सकूं। कुछ दिनों के बाद मैं फिर से दोनों बहन भाइयों को बाहर जाते हुए देखा तो मुझे शक हो गया और वे उस लड़की से मिलने जा रहे होंगे। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगी थी कि आज मैं उन दोनों का पता कर कर ही रहूंगी आखिर उनके बीच चल क्या रहा है। पिछली बार तो मुझे ऐसा लगा था कि वे लड़की जैसे ही बहुत ज़्यादा होशियार होगी, लेकिन जैसे ही मैंने उस लड़की को दोनों के साथ देखा तो मुझे हैरत का झटका लगा कि वे लड़के तो रो रही थी और इन लोगों के हाथ में हाथ जोड़कर कह रही थी कि मुझसे इतनी दूर से बातों की आवाज़ तो नहीं आई थी। लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी हैरान होने वाली बात थी कि आज वे लड़की उन लोगों के आगे गिड़गिड़ा रही थी और हाथ जोड़कर कह रही थी। आखिर ऐसी क्या बात थी। मैंने देखा कि मेरी नंद उसको तसल्ली दे रही थी और मेरा पति का मुंह भी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, लेकिन वे लड़की वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थी। अब मुझे नहीं लग रहा था कि शायद उसका मेरे पति से कोई ताल्लुक होगा या फिर ऐसा हो सकता है कि क्या पता मेरे पति ने उस लड़की को भी धोखा दे दिया हो, पहले उसके साथ नाजायज संबंध बनाया और अब उसे छोड़ने की बातें कर रहा हो। अब मैं और भी ज़्यादा सोचकर अपनी तबीयत खराब नहीं करना चाहती थी। मेरे को सब्र का पैमाना भर चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इन दोनों के पास जाकर सीधा पूछ लेना चाहिए कि आखिर मामला क्या हो रहा है। मैं जल्दी से आगे बढ़ गई और उनके सर पर पहुंच गई। मुझे वहां पर देखकर मेरे पति और मेरी नंद का रंग तो उड़ गए थे। वे दोनों घबरा कर कहने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने उस लड़की को गौर से देखा और देखते हुए कहा कि अच्छा तो नहीं है कि तुम मेरे पति के साथ चक्कर चला रही हो। वे लड़की सुनकर घबरा गई और नाम में सर हिलाने लगी, कहने लगी कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तो अपने किसी काम से यहाँ पर आई थी और आप अपने पति को समझाओ कि ये मेरा काम कर दे। मैंने अपनी पति की तरफ देखा और पूछा कि ये क्या कह रही है और कैसा काम है जो तुमसे कहने को कह रही है और ये रो क्यों रही है। मेरी नंद मुझसे कहने लगी तुम छोड़ो सारी बातें और हमारे साथ घर पर चलो, मैं घर चलकर आपको सारी बातें बताती हूँ। उस लड़की का मामला भी बाद में देख लेंगे। दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे थे, इसलिए मैंने जाने से साफ इनकार कर दिया। उस लड़की से कहा कि तुम मुझे सारी बात बताओ। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम मुझसे सारी बात बताओ, आखिर तुम कौन और तुम्हारा मेरे पति के साथ क्या संबंध है। वे लड़की कहने लगी कि मेरा नाम दानिया है, मेरे माँ बाप सोशल वर्कर है और उन्हें खिदमत करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मेरी परवरिश से भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की थी। मैंने उनकी शादी के काफ़ी साल बाद पैदा हुई थी और जब तक मेरी पैदाइश नहीं हुई थी उन्होंने यतीम खाने से 2 बच्चे लेकर पाले थे और वे दोनों और कोई नहीं थे बल्कि ये जो 2 सामने बैठे हुए हैं, बल्कि तुम्हारे पति और तुम्हारी नंद जो बनकर बैठे हुए हैं, ये दोनों वही है। मेरे माँ बाप ने उन दोनों को बहुत ही प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और मुझसे भी यही कहा था कि ये तुम्हारे बहन भाई है और मैंने भी उनको यही समझा था। लेकिन ये दोनों लालची निकले। मेरे अमीर बाप के मरने के बाद काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी जिसको उन्होंने धोखे से हथिया लिया और इन दोनों की बेटी होने के खातिर मेरा भी हक बनता था कि मेरा हक मुझे दे दे, लेकिन उन्होंने मेरा भी हक मान लिया और मैं उनके घर के चक्कर काट रही हूँ। मुझे अब बताते हुए भी शर्म आ रही है कि ये मेरा भाई है, लेकिन एक दिन इसने मुझे मेरा हक देने के लिए घर पर बुलाया और रात को मुझे छत पर ले गया और मेरे साथ ऐसा किया और मेरी तस्वीरें खींच ली और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं तो सिर्फ उससे अपना हक मांग रही थी। मेरी तस्वीरें एक सोशल मीडिया पर डाल देगा और मुझे बदनाम कर देगा। कहने को तो मेरा भाई है, ऐसे मेरे साथ इतना बुरा किया है। मेरे माँ बाप ने इन दोनों को बहुत ही प्यार से पाला था। अब ये मेरी तस्वीर भी वापस नहीं कर रहा है, ना ही मेरा हक दे रहा है। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि जिस आदमी को मैं अपना पति कह रही थी वे इतना गंदा इंसान भी हो सकता है। लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा होशियार थी। मैंने उसके पास जाने से पहले ही अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी
और जो सब कुछ मेरी नन ने बताया था और जो सब कुछ मेरे पति ने कबूल किया था वे सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। और मैंने उस टाइम पर अपने पति को कुछ भी नहीं बताया था और मैंने अपनी नंद को यह कहकर वहाँ से भगा दिया कि तुम मेरे पति पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम कोई उसकी बहन नहीं हो। और मैंने उसे धक्के देकर वहाँ से भेज दिया। जब मैं और मेरा पति घर पर आ गए तो मैं अपने पति से कहने लगी कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे वहाँ पर जाना है। और मैं घर से बाहर आ गई। फिर मैंने पुलिस स्टेशन गई और मैंने सारी हकीकत पुलिस वालों को बता दी और मेरे बयान पर पति और मेरी नंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जो मेरी सगी नंद थी उसे पुलिस वालों ने ढूंढ लिया और उसका हक उसे दे दिया। और अब मैंने अपने पति से तलाक ले ली है और मैं अपने नंद के साथ इस घर में अकेली रहती हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।